हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक कारक यानी हमारे जो इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं, उनमें अजैविक कारक कौन से कारक होते हैं? ऐसे कारक जिनमें क्या नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, लेकिन ये जीवन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इनके बिना जो होती है लाइफ कैसी होती है, असंभव होती है, जीवन संभव नहीं है। तो ऐसे कारकों को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है, विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता से सबसे महत्वपूर्ण तत्व या कारक तापमान, जल, प्रकाश, मृदा आदि हैं। ठीक है। अब ये हमें मुख्य रूप से हमारी एनसीईआरटी ने ये 4 दिए हमें, जिसमें हमारा सबसे पहले दे रखा है उन्होंने टेम्परेचर। ठीक है। तो तापमान है, इसमें जल है, प्रकाश, मृदा। इसके अलावा मैंने इसमें और भी कुछ कारक दे रखे हैं। ठीक है। तो उसके विषय में भी हम लोग जानेंगे कि वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला कारक, आज का फर्स्ट कारक जो है हमारा, वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तापमान। तापमान से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तापमान आप सभी जानते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश एक अलग चीज़ होती है। तापमान का मतलब होता है गर्मी से। ठीक है। तो गर्मी यानी टेम्परेचर क्या होता है, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, तापमान वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसे थर्मामीटर से मापा जाता है, परंतु जल में ताप को थर्मिस्टर से मापते हैं। ये देखिए, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। ये आपसे ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको परीक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि तापमान को तो हम मापते हैं थर्मामीटर से, लेकिन अगर बात की जाए कि जल जल के ताप को कैसे मापेंगे, तो थर्मिस्टर होता है, उसके द्वारा जल के ताप को मापते हैं। ठीक है। उसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों में तथा हाई एल्टीट्यूड यानी अक्षांश पर तापमान बहुत कम होता है। जो हमारे पोल होते हैं, पोल पोल जानते हैं आप लोग, जैसे हमारा जो अर्थ है, तो जो ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, तो अर्थ अगर हम लोग देखें, ग्लोब हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। और ग्लोब में यहाँ पे ये उत्तर साइड और ये दक्षिण साइड, दोनों में क्या होते हैं, यहाँ पे पोल पाए जाते हैं। ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं पर और पोल जो होते हैं आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। जबकि रेगिस्तान में तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जबकि रेगिस्तान की बात करें, जहाँ मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री तक होता है। इसके अलावा हाइड्रोथर्मल इवेंट्स 100 डिग्री से ऊपर के तापमान पर होती हैं। जो आपकी हाइड्रोथर्मल का मतलब होता है कि जो बहुत ही ऊष्मीय वाली घटनाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पे होती हैं, उनका टेम्परेचर लगभग क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उनका टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो एग्जाम्पल में दिया है, आम का पौधा कम तापमान पर नहीं उगता है। अगर हम लोग बात करें मैंगो की, तो मैंगो जो होता है मैंजीफेरा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम भी आपसे पूछा जाता है। तो मैंजीफेरा इंडिका जो होता है वो कम तापमान पे नहीं ग्रो करता है, इसलिए वह कभी भी ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। इसलिए जो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो देश हैं, जैसे जर्मनी, कनाडा हो गया, वहाँ पे क्या होता है, आपका मैंगो का पौधा नहीं उगता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नोट पॉइंट, देखिए नोट पॉइंट दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, और नोट पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे। नोट पॉइंट में हमारा क्या है, लिखा है यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने इस चीज़ को दिया है। यूरी थर्मल क्या होते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो तापमान के व्यापक परास सहन कर सकते हैं। व्यापक परास का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अधिक से अधिक तापमान सहन कर सकते हैं, उन्हें यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें, यूरी थर्मल जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य। ठीक है। तो यूरी थर्मल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यूरी थर्मल के बाद बात करते हैं हम लोग स्टेनोथर्मल की। ठीक है। तो स्टेनोथर्मल क्या होते हैं, स्टेनोथर्मल समझ लेते हैं। ऐसे जीव जो कम से कम तापमान में जीवित रह सकते हैं। अगर हम लोगों ने बात करी थी अभी हाइड्रोथर्मल की, तो वहाँ पे क्या था, अधिक से अधिक जो तापमान सहन कर सकते हैं। और स्टेनोथर्मल में क्या होता है, जो कम से कम तापमान सहन कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं, कम से कम तापमान को सहन कर सकते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल कहते हैं। जैसे स्नेल एप्पल, यानी पायला जो होता है आपका, ठीक है, जिसे हम लोग घोंघा भी बोलते हैं,
मोलस्का का ये प्राणी होता है, ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक कवच से ढकी रहती है। उसका नाम होता है आपका मेंटल, जिसको कहते हैं हम लोग, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है। अब आगे है ताप का पौधों पर प्रभाव। ताप का पौधों पर प्रभाव क्या है, देखिए इसको देखते हैं। देखिए निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब क्या है कि अगर प्लांट है उस पर अगर ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, वो सही से सर्वाइव नहीं करेगा। द्रुत शीतलन क्षति क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है। प्रशीतलन क्षति भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, पानी की कमी। हर हर कंडीशन में क्या होता है, इनमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया होगी, और डिक्रीज होगा, कम होगा तो क्या होगा, मतलब कि बर्फ़ जम जाएगी, तब भी पौधों को क्या होगा, पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये दोनों तरीके से प्लांट को प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें इस पे जंतुओं पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप जंतुओं के निश्चित आकार व उसके शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। आपको पता है कि जितने भी आपके जो टेम्परेचर होते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जंतुओं को तो प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि निश्चित आकार होता है जंतु की बॉडी का, ठीक है, और उनके ऑर्गन्स का, तो उस पर इनका प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में निम्न 2 नियम दिए गए हैं। ये नियम के आधार पर ही हम लोग इसको समझेंगे। तो जो सबसे पहला नियम इसमें दिया गया है वो है बर्गमान का नियम। अब बर्गमान ने क्या बताया था? बर्गमान ने बताया था जो पक्षी तथा स्तनधारी ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार बड़ा होता है। देखिए, अगर कोई एनिमल जिसका आकार बहुत बड़ा है तो वो ठंडे क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी बॉडी को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। तब तक क्या करते हैं, वो वार्म अप करके या चल के, दौड़ के, भाग के अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तथा गर्म क्षेत्रों में रहने वालों का आकार छोटा होता है। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि जो गर्म क्षेत्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी छोटी होती है। क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि बहुत तेज़ मतलब तापमान मान लीजिए कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, अगर वो जीव छोटा है तो अगर वो मतलब कि छाया में जाता है जहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी उसकी बॉडी क्या करेगी, टेम्परेचर को बिल्कुल अपनी बॉडी के हिसाब से ढाल लेगी। लेकिन अगर यही जीव बड़ा होता तो उसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती। तो बर्गमान ने ये बताया था कि जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार बड़ा होता है, और जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार छोटा होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए एलन ने क्या दिया था। एलन का नियम क्या कहता है कि ठंडी जलवायु में ठंडी एलन का नियम कहता है आपसे, ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पैर आमतौर पर छोटे होते हैं। जो ठंडी जलवायु में स्तनधारी रहते हैं उनमें क्या होता है, उनके जो कान और पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। अगर उनके कान और उनके पैर छोटे होंगे तो क्या होंगे, ऊष्मा की हानि कम होगी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अब आगे दिया है कुछ मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी में पत्तियां नहीं होती हैं। नागफनी आपको पता है कैक्टस जो होता है वो मरुस्थल में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, अर्थात जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है, बल्कि कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है, इनके तनों के द्वारा होता है। अब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई तो क्या होगा, स्टोमेटा थोड़े कुछ डैमेज हो गए, खत्म हो गए, जिससे क्या होगा, पानी बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा उसकी हानि पानी की क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं जल। अब हम लोग जल की बात करेंगे। अब हमने पहला टेम्परेचर देख लिया, दूसरा हमारा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर हमारा जल है। तो वाटर को देख लेते हैं, वाटर में क्या क्या पढ़ना है हमें। देखिए, अगर हम लोग जल की बात करें, वर्षा का जल भूमि की नमी का प्रमुख स्रोत है। मतलब हमें जल के मुख्य स्रोत हमारा क्या है, प्रमुख स्रोत हमारा जल का बारिश ही है, वर्षा है। अब देखिए वाटर साइकिल दिया है, ये स्रोत याद रखना। वाटर साइकिल में क्या दे रखा है, दिया है पृथ्वी सतह और वातावरण के बीच जल विनिमय को जलीय चक्र कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी जो अर्थ है उसकी सरफेस और वातावरण, वातावरण का मतलब क्या है, उस पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, उनमें क्या होता है, जल का विनिमय होता रहता है। विनिमय का मतलब अदला बदली होती रहती है, एक साइकिल चलती रहती है, जिसे हम जलीय चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। वायु की आर्द्रता को अपेक्षित आर्द्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वायु की जो आर्द्रता होती है उसे अपेक्षित आर्द्रता के रूप में व्यक्त किया, इसका मापन हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है
कि जो वायु की आर्द्रता होती है उसको हम किससे मापते हैं, तो या तो हम साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को मापते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे लिखा हुआ है एपीफाइट्स और क्रिप्टोगैमिक पौधे उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां अपेक्षित आर्द्रता उच्च होती है। एपीफाइट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो किसी प्लांट के ऊपर उगते हैं, उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं। और क्रिप्टोगैमिक प्लांट वो होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब ये होते तो पूर्ण रूप से पैरासिटिक प्लांट ही हैं, ठीक है। ये भी दूसरों से ही दूसरों के ऊपर उगते हैं, ये क्रिप्टोगैमिक होते हैं आपके, ठीक है, जहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ती है, जहाँ अपेक्षित आर्द्रता उच्च होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा है जल पृथ्वी के समस्त भाग का लगभग, यहाँ से समझिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी। देखिए लिखा है जल पृथ्वी के समस्त भाग का लगभग 71% भाग होता है जो लवणीय तथा अलवणीय, ये लवणीय और अलवणीय है, इसको एक को आप अलवणीय कर लीजिए, इसको अलवणीय कर लीजिए, ये आपका अलवणीय है, ठीक है। जो लवणीय जो अलवणीय तथा लवणीय दो प्रकार से मिलता है। लवणीय जल लगभग 97% होता है जबकि अलवणीय जल 3% होता है। ये टाइपिंग एरर है, आप इसको सही कर लीजिए। ये आपका अलवणीय जल है जिसकी मात्रा लगभग 3% होती है। यदि हम पीने योग्य पानी की बात करें तो यह केवल 1% होता है। अगर हम लोग पीने योग्य पानी की बात करें तो पीने योग्य पानी की मात्रा कितनी होती है हमारी अर्थ पे, समस्त अर्थ पे कितनी होती है, तो वो 1% होती है। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है वो देख लीजिए। इसमें शामिल कौन कौन होता है आपका पीने योग्य पानी में, तो आप बताएंगे इसमें इसमें नदी, तालाब, झरने, हिमनद, हिमनद का मतलब ग्लेशियर से होता है, तथा भूमिगत जल शामिल है, ठीक है। ये इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आगे बात करें, जल वातावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। आपको पता है वाटर एक कैसा कारक है, तो आप बताएंगे वाटर एक कैसा कारक है, अजैविक कारक है, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक जीव को होती है, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक जीव को होती है। जीवों का शरीर भी लगभग 50 से 70% जल से ही मिलकर बना होता है। अगर हम लोग बात करें प्लांट की बॉडी जो होती है, प्लांट में पौधों में 50% तक क्या होता है, जल होता है। लेकिन अगर हम लोग फलों की बात करें तो फलों में लगभग 90 से 95% तक क्या होता है, आपका वाटर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता, गुणवत्ता में क्या उसका केमिकल कंपोजिशन की कौन कौन से मिनरल्स उसमें उपस्थित हैं जो पाए जाने चाहिए, और उसका पीएच मान। जल का पीएच मान आपको पता ही है 7 पॉइंट कितना होता है, जल का पीएच मान 7.0 होता है। यानी जल का आप कह सकते हैं नॉर्मली नॉर्मल होता है, आई मीन उदासीन होता है, पीएच मान 7 होता है, ठीक है। गुणवत्ता पीएच महत्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता अंतःस्थलीय जल में, अब लवण लवण देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लवण की सांद्रता है, लवण का मतलब साल्ट, जो आपका अंतःस्थलीय जल होता है, अंतःस्थलीय के मतलब भूमि के अंदर पाया जाने वाला जल होता है, उसमें 5%, ठीक है। समुद्री जल में 30 से 35%, और कुछ अति लवणीय लवणों में 100% से भी अधिक इसकी क्या होती है, मतलब कि मात्रा पाई जाती है, ठीक है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं। अब इसमें ये दिया है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ही मरीन वाटर में पाए जाते हैं, अर्थात ऐसी जहाँ पे लवणता ज़्यादा है, जहाँ पे साल्ट जो है, साल्ट की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी कुछ क्या होते हैं, एनिमल आपके रहते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे एनिमल को कहा जाता है आपका यूरी हैलाइन। क्या कहा जाता है ऐसे को, यूरी हैलाइन कहते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, यूरी हैलाइन कहते हैं। लेकिन कुछ जीव कम परास को सहन कर सकते हैं। अब उनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, कम परास को सहन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेनोहैलाइन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ह्यूमिडिटी की एक टर्म, ह्यूमिडिटी के बारे में, आर्द्रता के बारे में आप सीख लीजिए। वातावरण में अदृश्य जलवाष्प के रूप में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, मतलब एटमॉस्फेयर वातावरण है, उसमें ऐसा जल जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जल वाष्प के रूप में जो है, वो क्या कहलाती है, नमी। जो नमी होती है उसी को हम लोग आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे सापेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं, और इसका मापन पिछले आप सीख चुके हैं साइक्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। यदि वातावरण में तापमान इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, अगर वातावरण में टेम्परेचर क्या होता है, टी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी आपकी क्या हो जाएगी, वैसे ह्यूमिडिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। भाई जैसे ही वातावरण में तापमान की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा,
जल वाष्प सूख जाएगा, मतलब और जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो क्या होगा, आपकी जो नमी है वो कम हो जाएगी, जिससे आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, नोट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है वायु का वेग, वायु का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु के वेग को किससे मापते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को साइकोमीटर के द्वारा मापते हैं, आप पहले भी इसको जान चुके हैं। अब देखिए तीसरा हमारा मेन जो फैक्टर, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो लाइट है। अब प्रकाश को समझ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्रकाश सौर्य विकिरण, या सौर्य विकिरण, क्योंकि प्रकाश क्या है, हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई हमारा प्रकाश का, सबसे बड़ा सूर्य हमारा सन है, सूर्य है। ठीक है, तो प्रकाश सौर्य विकिरण एक बहुत महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल फैक्टर है। इकोलॉजिकल मतलब कि पर्यावरणीय कारक है, जो कि संपूर्ण बायोस्फीयर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, बायोस्फीयर बता दूं आपको, बायोस्फीयर क्या होता है, जब आपके इकोसिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बायोम बनाते हैं, और बायोम मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं पूरा, जिसे जिसे आपका कैसे मंडल बनाते हैं। ठीक है, जैव मंडल जिसको बोलते हैं, जैव मंडल बनाते हैं, जैसे जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, इस तरीके से आपके स्थल मंडल के मंडल होते हैं। लिखा है इकोलॉजिकल कारक है जो कि संपूर्ण बायोस्फीयर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह बायोस्फीयर में हरे पौधे एवं सपोषी द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रवेश करता है। अब जो ये आपका फैक्टर जो होता है आपका, ठीक है, तो ये करता क्या है, ये कैसे जाता है, लाइट कैसे प्रवेश करता है, तो जो सपोषी पौधे होते हैं, ठीक है, सपोषी पौधे और आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, मतलब जो सपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो उसी के द्वारा ये क्या होते हैं, अंदर इस सिस्टम में घुस जाते हैं। सूर्य ऐसे तो घुसता है भाई, प्रकाश कैसे जाएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करता है, हमारा जीव मंडल में एंटर कर जाता है। ये बात इसमें प्रवेश करते लिखा हुआ है। आगे है, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से होता है। और क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण अकार्बनिक पदार्थों से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सौर ऊर्जा भोजन की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, भोजन की फॉर्म में क्या होती है, आपकी परिवर्तित हो जाती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा द्वारा सभी महत्वपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। और जो सौर ऊर्जा होती है, हमारी जो सौर ऊर्जा है, उसी के द्वारा हमारे सभी कार्य जो होते हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा इसके बिना जीवन नष्ट हो जाएगा, मतलब इसके बिना क्या होता है, जीवन क्या है, असंभव है। और इसमें एक ही अपवाद है, वो है केवल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सबके लिए किसकी आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। आगे लिखा हुआ है, वनस्पति के विकास पर अपेक्षित प्रकाश की आवश्यकता एवं प्रकाश के प्रभाव के आधार पर पौधों को पारिस्थितिकी वर्गीकरण की श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब वनस्पति के विकास, उनके प्रकाश की अपेक्षित प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश के प्रभाव के आधार पर क्या हो रहा है, हमारे जो इकोलॉजिकल फैक्टर हैं, मतलब कि लाइट जो है, लाइट की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो लाइट मतलब कि पौधों को क्या करा गया है, वर्गीकृत श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन श्रेणी है। सबसे पहले हेलोफाइट्स या अतपरागी। देखिए हेलोफाइट्स देखते हैं पहले, हेलोफाइट्स क्या होता है, ठीक है, हेलोफाइट्स समझिए। इन पौधों को प्रकाश पौधे या सन प्लांट कहते हैं। देखिए इनके लिए प्रकाश महत्वपूर्ण है, बिना प्रकाश के नहीं उग सकते, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में उगते हैं। ये हल्के ग्रे रंग के साथ पीले या भूरे रंग के होते हैं। इनका या तो रंग हल्के ग्रे रंग का होगा या पीले या भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां चपटी सूर्य प्रकाश, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। ये इन पौधों की पहचान है। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, और सूर्य प्रकाश से एक कोण पर व्यवस्थित होती हैं, मतलब अल्टरनेट क्रम में पाई जाती हैं। इनमें क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। इनकी पत्तियों पे क्या होती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है। स्टोमेटा धसे हुए होते हैं तथा निचली सतह पर पाए जाते हैं। इनमें स्टोमेटा भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन पत्तियों के अंदर धसे हुए होते हैं, और क्या होते हैं, जो कि पत्तियों की निचली सतह पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें स्पाइन भी पाए जाते हैं, स्पाइन और थॉर्न, थॉर्न और स्पाइन भी इसमें क्या होते हैं, कांटे भी इन पत्तियों पर पाए जाते हैं। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है सियोफाइट्स या छाया रागी पौधे। अब दूसरे टाइप को समझते हैं। जो आपके छाया रागी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो प्रायः प्रायः छाया युक्त, ये उपयुक्त नहीं है, छाया युक्त स्थानों पर उगते हैं, जो कि कम तीव्रता वाले प्रकाश में सर्वाइव करते हैं। मतलब इन्हें प्रकाश चाहिए तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में इनको प्रकाश चाहिए होता है,
और क्या करते हैं, जैसे छाया कहीं पे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी छाया होती है तो उनके नीचे क्या करते हैं ये पौधे उगते हैं। इनकी अत्यधिक वृद्धि कुल प्रकाश के केवल 10 से 30% प्रकाश में होती है। इनकी जो वृद्धि होती है ज़्यादा इनकी जो मतलब कि ये जो वृद्धि ये करते हैं विकसित होते हैं तो इनके लिए आप ऐसे जान सकते हैं इनके लिए केवल 10 से 30% सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आगे लिखा हुआ है इनकी पत्तियां बड़ी कोमल एवं पतली होती हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, कोमल और पतली होती हैं। कोमल क्यों होंगी, आपको पता है क्योंकि प्रकाश नहीं मिल रहा है सूर्य का या बहुत कम मिल रहा है तो उनकी पत्तियां कैसी सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा ये स्पंजी पैरेन्काइमा की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। इसके अलावा क्या इनकी जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं आपकी उनकी अपेक्षा में क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अंतरा कोश के अवकाश बड़े होते हैं। इनकी आप कह सकते हैं जब आप ऊतक पढ़ते हैं उसमें आपने सीखा होगा कि कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर स्पेस कम और ज़्यादा पाया जाता है या किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा अंतरा कोश के अवकाश पाया जाता है। आगे नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में दे रखा है वे पौधे जो कि संपूर्ण अंधकार में वृद्धि करते हैं उन्हें इटियोलैटिक प्लांट कहते हैं। ये लिखा हुआ आपका देखिए, ऐसे प्लांट जो संपूर्ण अंधकार में क्या करते हैं, उगते हैं या वृद्धि करते हैं उन्हें इटियोलैटिक प्लांट कहते हैं। यह लंबे पतले कमजोर तथा रंग में पीले होते हैं। इनका रंग कैसा होता है, पीले होते हैं, लंबे पतले होते हैं। इसके अलावा प्रकाश की आवश्यकता पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए भी होती है। इसके अलावा प्रकाश की आवश्यकता पौधों को फ्लावरिंग, समझते हैं आप लोग, पौधों में फूल और फल का आना वो फ्लावरिंग कहलाता है, उसके लिए भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर भी पौधे कई प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर पौधे कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन प्रकार के पौधे होते हैं। आगे लिखा हुआ एनिमल्स के लिए भी प्रकाश महत्वपूर्ण कारक है। भोजन बनाने के लिए, भोजन का मतलब प्रकाश आवश्यक है मनुष्य के और अन्य जंतुओं के लिए भी, सबके लिए क्या है, प्रकाश आवश्यक है भोजन बनाने के लिए। रिप्रोडक्शन, जनन क्रिया करने के लिए तथा माइग्रेशन के लिए भी प्रकाश महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले पौधे मुख्य रूप से नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र में जहाँ जहाँ पे क्या होता है, 500 मीटर नीचे तक हम लोग जाएं समुद्र में, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ भी आपके शैवाल पाए जाते हैं। नीले शैवाल, लाल शैवाल, भूरे शैवाल। तो उनमें से एक नीला प्रकाश उनको एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है उनके लिए। और वो कौन से वो शैवाल होते हैं, तो लाल शैवाल जो है, अगर पूछा जाए कि लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो वो होता है ब्लू लाइट या नीला प्रकाश। ओके, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है फोर्थ, मृदा यानी सॉइल। देखते हैं। मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है जो चट्टानों के अवक्षय से बनती है। जो हमारी रॉक्स होती हैं उनके टूटने से, उनके गलने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ये जीवित तथा अजीवित पदार्थों का मिश्रण है। और भैया इसमें मैं आपको बता दूं, ये जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के पदार्थों के मिलने से बनती है। इसमें लगभग मिट्टी में क्या होता है, 45% आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, 25% आपका जल होता है और 25% आपका वायु होता है। इसके अलावा इसमें 5% तक क्या मिलेगा आपको, 5% तक जीवित एवं मृत पदार्थ होते हैं। 5% तक क्या होगा, इसमें जीवित और मृत पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा हुआ है आपको, यहाँ देखिए, आपको देखिए लिखा हुआ है मृदा निर्माण धीमी प्रक्रिया है। 1 इंच मृदा यानी 1 इंच जो परत होती है पृथ्वी की, वो 500 से 1000 वर्ष में बनती है। आप लोग देखिए हम लोग कितनी मिट्टी को पॉल्यूटेड करते हैं। 1 इंच मृदा 500 से 1000 वर्ष में बनती है। मृदा के निर्माण की क्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। मृदा निर्माण की क्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। तथा जिस शाखा में मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सॉइलोलॉजी या उसे हम लोग क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इडेफोलॉजी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है मृदा मुख्य 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मृदा, 3 प्रकार की होती है। आप देख लीजिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है सैंडी सॉइल या रेतीली मृदा। ठीक है, तो जो रेतीली मृदा या सैंडी सॉइल होता है उसमें लगभग आपका 85% क्या होता है, रेत होती है, सैंड होती है। और 15% क्या होता है, आपके चिकनी मिट्टी या लोम मृदा पाई जाती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी और यह गाद होती है। ठीक है, इसमें अब देखिए दूसरा नंबर जो है वो आपका वो है लोम सॉइल का। देखिए लोम या दोमट मिट्टी,
दोमट मिट्टी को समझते हैं। इसमें लगभग 70% सैंड और 30% चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगले लिखा हुआ है स्लिट या गाद मृदा। अब इसको समझ लेते हैं, स्लिट या गाद मृदा क्या होती है। तो स्लिट और गाद मृदा में क्या होता है, इसमें 90% गाद यानी स्लिट तथा 10% रेत इसमें पाई जाती है। आगे देखिए नोट लिखा हुआ है जल धारण क्षमता तथा उच्च वायुवन, वायुवन का मतलब वायु को धारण करने वाली, तथा उच्च जड़ भेदन। उच्च जड़ भेदन का मतलब कि जिसमें जड़ें जो हैं वो आसानी से उसके अंदर जा सकें, जड़ भेदन क्षमता। जल धारण क्षमता, वायु धारण क्षमता तथा जड़ भेदन क्षमता के कारण दोमट जो मिट्टी होती है वो फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यानी जो आपकी दोमट मृदा होती है, लोमी जो सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है हमारी किसके लिए, तो आपकी खेती करने के लिए, पौधे उगाने के लिए, कोई भी बागवानी उगाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट मृदा होती है वो कौन सी होती है, दोमट मृदा होती है, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, पौधों की खेती के लिए मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए। ठीक है, पीएच मान ये फिक्स कर रखा है इन्होंने कि भाई इतने के बीच में पीएच मान इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए मृदा में अतिरिक्त जलभराव से लवणता बढ़ती है। अगर मृदा में क्या होता है, जैसे मान लिया अगर आपसे पूछा जाता है कि मृदा लवणीय मृदा क्यों बन जाती है, तो आप बताएंगे जितनी ही ज़्यादा दिनों तक उसमें पानी भरा रहेगा तो उसमें लवणता की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मृदा से मिलने वाले पोषक पदार्थों की उपलब्धता मृदा की पीएच पर निर्भर करती है। यानी जो पीएच मान होता है मृदा का उस पर डिपेंड करता है क्या, कि मृदा में पोषक पदार्थ कितने मिलेंगे, कितने परसेंट। यानी मृदा में पोषक पदार्थों की उपस्थिति किस पर डिपेंड करती है, तो उसकी पीएच मान पर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं फिफ्थ जो हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस हैं उसमें देखते हैं कि जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो कौन कौन सी होती हैं हमारी। ठीक है, तो इसमें लिखा है पृथ्वी सतह के चारों ओर गैसों के आवरण को, पृथ्वी सतह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, आप सभी जानते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण बना हुआ है। मतलब कि पृथ्वी सतह जो है उससे 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं, और लगभग कितनी, तो 95% गैसें आपकी इसी रीजन में पाई जाती हैं। गैसों का 95% भाग पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। लेकिन इस 300 किलोमीटर से अगर देखें तो 20 किलोमीटर में ही क्या होता है, 95% आपकी जो गैसें हैं वो इसी में पाई जाती हैं। आगे है इसके अतिरिक्त शेष 5% गैसें 20 किलोमीटर के ऊपर से 20 किलोमीटर के ऊपर से अब आप कितने, लगभग 282 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक तो पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर तक 95% मिल गया, बाकी 5% कहाँ मिलेगा, तो वो ऊपर के 300 जो आपके किलोमीटर हैं वहाँ तक आपको मिल जाएगा। देखिए आगे इसमें दे रखा है, अगर आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं। अब वायुमंडल में बहुत प्रकार की, देखिए इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैंने लिख रखी है यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन है आपको पता है 78% होती है। ठीक है, वहीं ऑक्सीजन आपकी कितनी 21%, और तीसरे नंबर की गैस जो होती है वो आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% होती है। आपको याद रखना है, फैक्ट्स डेटा है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें इसकी, तो आगे इसमें है पृथ्वी के वातावरण को नीचे से ऊपर की ओर निम्न 4 परतों में विभाजित किया गया है। जो हमारी पृथ्वी होती है उसके वातावरण को नीचे से ऊपर की ओर 4 स्तरों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से स्तर हैं वो हम लोग देखते हैं। 4 स्तर कौन से हैं, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में कौन सा आपका आयन मंडल है। ठीक है, तो ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ये सारे मंडल क्या होते हैं आपके इसमें पाए जाते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट, अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देखी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस सफाई बनाए रखिए। टेक केयर, गुड बाय।